हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स की। जो रीडिंग का पार्ट है, रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग के पार्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब भी आपका रीडिंग मॉड्यूल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपके रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास पैसेज जो होता है, हर एक ब्लैंक के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं और उनमें से हमें कोई भी राइट ऑप्शन क्लिक करना होता है। इसमें हमारा कोलोकेशन, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, पैसेज को अच्छे से रीड करना है ताकि हमें पता चले कि हाँ पैसेज किस चीज के बारे में है। सेकंड थिंग, थोड़ा सा आपका टेस्ट भी होना चाहिए रीडिंग पढ़ने का, तो आप बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं। लेट वी स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Having tracked down research that is dash to your area of interest. area of interest कहते हैं हैविंग ट्रैक डाउन रिसर्च। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं दैट इज डैश टू योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट से वो क्या होना चाहिए? रेलिवेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, रेफरी। नेक्स्ट रीड करते हैं। द टास्क इज टू एक्चुअली डैश टू दैट रिसर्च। इट मीन्स कि जो हम टास्क जो हैविंग ट्रैक डाउन रिसर्च दैट इज रेलेवेंट, इट मीन्स कि जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रेलेवेंट होना चाहिए। दैट नेक्स्ट टास्क इज टू एक्चुअली डैश ऑफ दैट रिसर्च। नेक्स्ट हमारा मेक प्रॉफिट, टेक एडवांटेज, मेक सेंस, सम अप। सो द नेक्स्ट टास्क, जब हम कि हमारी जो टास्क है वो हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेवेंट है, उसके बाद हमें चेक करना है। नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है कि वो एक्चुअली डैश ऑफ दैट रिसर्च, एक्चुअली मेक प्रॉफिट, टेक एडवांटेज, मेक सेंस, सम अप। सम अप तो हमारा बिल्कुल लास्ट में आएगा क्योंकि सम अप क्या होता है? किसी चीज का सारांश होता है। टेक एडवांटेज, अभी तो हमने रिसर्च बनाई नहीं है तो एडवांटेज है डिसएडवांटेज है वो हम बाद में चेक होगा तो नहीं आएगा। मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट भी कब आएगा? जब हमारी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी। सो सेकंड स्टेप हमारा क्या है? मेक सेंस। नेक्स्ट टास्क इज टू एक्चुअली मेक सेंस ऑफ दैट रिसर्च। This section is intended to show you how to be critical of the research you are dash। दिस सेक्शन, जो ये सेक्शन है, इज इंटेंडेड टू शो, इस सेक्शन में हम क्या दिखा रहे हैं? यू हाउ टू बी क्रिटिकल, कि हमें कितना क्रिटिकल होना है, कितना हमें चीजों को चेकआउट करना है ऑफ द रिसर्च यू आर डैश। जब हमने रिसर्च बना लिया उसको मॉनिटर कर रहे हैं, फाइंडिंग्स, रिव्यूइंग एंड डिस्कवरिंग। डिस्कवरिंग होता है किसी चीज को हम फर्स्ट टाइम जब हम करते हैं, तो इट मीन्स कि दिस सेक्शन इंटेंडेड जब हम हाउ टू क्रिटिकल ऑफ द रिसर्च, कैसे हम क्रिटिकल है, क्या कर रहे हैं हम रिसर्च का, डिस्कवर नहीं कर रहे हैं, फाइंडिंग भी नहीं है। मॉनिटरिंग मीन्स मॉनिटर कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, या फिर रिव्यूइंग मीन्स कि जब भी कोई रिसर्च कंप्लीट होती है, कंप्लीट होने से पहले हम रीचेक करते हैं उस चीज को, सो इट मीन्स रिव्यूइंग। मॉनिटरिंग भी नहीं आएगा यहाँ पे। रिव्यूइंग, यू आर रिव्यूइंग एंड हाउ टू चेक दैट द डैश इज क्रेडिबल। और हम कैसे चेक करेंगे कि वो हमारा जो कंटेंट है, जो हमारा रिसर्च का जो हमने रिसर्च की है वो रेलेवेंट है, क्रेडिबल है या नहीं है। सो हाउ टू चेक दैट द डैश इज क्रेडिबल। स्पोर्ट, इन्वेंशन, स्पोर्ट, स्पोर्ट इट मीन किसी चीज को हेल्प करना, तो ये नहीं आएगा। इन्वेंशन की तो कोई बात नहीं है यहाँ पे क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसको अभी कर ही रहे हैं। स्टेटमेंट, नो। देन द एविडेंस, इट मीन्स चेक दैट द एविडेंस इज क्रेडिबल, जो उसके प्रूफ है वो क्रेडिबल, कितने क्रेडिबल है, कितने विश्वसनीय है, एंड रिप्रेजेंटेड अप्रोप्रिएटली। अनफॉर्चुनेटली दिस मीन्स दैट डिस्कसिंग द वेज इन विच रिसर्च फाइंडिंग्स में बी मिसरिप्रेजेंटेड। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, कुछ भी ऐसा हो सकता है, अगर हम सही से नहीं करेंगे तो कई बार क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन भी हो जाती है। सो हमारा ये टॉपिक किस चीज के बारे में कि जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? रेलेवेंट टू योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रेलेवेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है? मेक सेंस ऑफ दैट रिसर्च, और रिसर्च की कोई सेंस बननी चाहिए। थर्ड वन है जब हम उसको रिव्यू करते हैं तो हमें बिल्कुल क्रिटिकल होना चाहिए, सारी चीजों को अच्छे से देखना चाहिए। एंड लास्ट ऑप्शन इज एविडेंस। एविडेंस इज क्रेडिबल, कि जो उसके जितने भी एविडेंसेस हैं वो सारे क्या होने चाहिए? क्रेडिबल होने चाहिए। इट इज टेम्पटिंग टू ट्राई टू प्रूव दैट गुड लुक्स विन वोट्स। कहते हैं ये ट्राई करने की कोशिश की है कि गुड लुक्स से हम वोट्स ले सकते हैं। एंड मैनी एकेडमिक्स हैव ट्राइड, और बहुत सारे एकेडमिक्स ने ये चीजें ट्राई भी की है। द डैश इज दैट ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द डैश। द डैश इज दैट, द प्रिंसिपल इज दैट, इट मीन्स वोटिंग में किसी प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है। द प्रिंसिपल इज दैट, द आइडिया इज दैट, नो, द डिफिकल्टी इज दैट।
द डिफिकल्टी इज दैट, प्रॉब्लम क्या है, द डिफिकल्टी इज दैट ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बी होल्डर। बी होल्डर मीन्स कि जो वोट कर रहे हैं उनकी आंखों में होनी चाहिए, तो यहाँ पे पीपल भी नहीं आएगा, बिल्डर बिल्डिंग की तो कोई बात नहीं है, ऑडियंस कोई स्पीकर वगैरह नहीं है तो कोई ऑडियंस भी नहीं आएगा। इट मीन्स ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बी होल्डर। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया बी होल्डर। एंड यू कैन नॉट behold a politician's face without a veil of action's prejudice getting in the way। और कहते हैं हम किसी भी पॉलिटिशियन को भी हॉर्ड नहीं कर सकते उसके फेस को विदाउट द वेल ऑफ एक्शनेस प्रेजुडिस, पहले किसी भी आधार के ऊपर गेटिंग इन दैट वे। दस जॉर्ज बुश पोजेस अ डिसआर्मिंग ग्रीन, क्या जॉर्ज बुश जो हैं क्या उनकी डिसआर्मिंग ग्रीन उनके पोजेशन थी उनके पास, और अ फैक्टिशियस मैप, और क्या उनके पास फैक्टिशियस में क्या आपका कोलोकेशन होता है। क्लियर। यहाँ पे है स्मेल, स्मेल तो सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल यहाँ पे नहीं आएगा। कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्स, कोई ऐसे फेशियल कॉम्प्लेक्शन की तो कोई बात ही नहीं चल रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है बिंज, नो। सो हमारा थर्ड आंसर इज फैक्टिशियस स्मेल। It's hard to find anyone who can look at a president without assessing him politically as well as dash। It is hard to find anyone, ये फाइंड आउट करना बहुत ही हार्ड होगा। who can look at a president, जो कोई प्रेसिडेंट है कि विदाउट असेसिंग हिम, हम उसको एसेस करते हैं, पॉलिटिकली भी लोग उसको एसेस करते हैं एज वेल एज फिजिकली भी एसेस करते हैं कि कैसा है, उसके जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है वो कैसे हैं। नेक्स्ट कल्चरली, कल्चर की कोई बात नहीं थी यहाँ पे, इकोनॉमिकली फाइनेंसिस वगैरह की कोई बात नहीं थी। इंडिविजुअली मीन्स इंडिविजुअली वहाँ पे चेक नहीं करते, सो पॉलिटिकली और फिजिकली। सो आवर फर्स्ट आंसर इज द डिफिकल्टी। The difficulty. Next answer is beholder. Our next answer is beholder, and next answer is factitious snake. And our last answer is physically. The Nature Conservation Amendment Act of 1996 enabled the Minister of Environment and Tourism or Registrar Conservancy। कहते हैं जो नेचर कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, अमेंडमेंट का मतलब होता है किसी चीज में चेंजेस होना। जो 1996 में जो नेचर कंजर्वेशन कोई एक्ट है उसमें अमेंडमेंट हुआ था, चेंजेस हुए थे, चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम। मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड टूरिज्म टू रजिस्टर कंजर्वेंसी, उन्होंने कहा जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड टूरिज्म है वो अपनी एक कंजर्वेंसी, वो अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करवाए। इफ इट इज अ डैश कमेटी, इफ इट इज अ डैश कमेटी, पावरफुल कमेटी, पावर की एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई जरूरत नहीं होती है, पेशेंस की कोई बात नहीं है, सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव मीन्स कि जो एनवायरमेंट और टूरिज्म को रिप्रेजेंट करें। देन नेक्स्ट विच provides for a sustainable dash, which provides for a sustainable management, attraction, making, taking। रिप्रेजेंटेटिव कमेटी की क्यों जरूरत है, ताकि मैनेजमेंट अच्छा हो। क्लियर। यहाँ पे हमारा अट्रैक्शन, मेकिंग, टेकिंग यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने एजेंसी की बात किया, इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव कमेटी की बात की जो एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान के अकॉर्डिंगली बनी है, विच प्रोवाइड फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट। Then and utilization of game in the conservancy, the ability to के बाद क्या आता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं, टू मैनेज फंड्स, जो क्या कर सके, फंड्स को मैनेज कर सके, फंड्स को कहाँ कहाँ हमें यूटिलाइज करना है अच्छे से चेकआउट कर सके। एंड अप्रूव्ड मेथड फॉर द डैश डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए और इक्विटेबल होना चाहिए। सो मेथड फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सेम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सेम डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोपोर्शनेट यहाँ पे नहीं आएगा। सो फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि सभी को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि बेनिफिट्स टू अ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी एंड डिफाइंड बाउंड्रीज, जितनी भी बाउंड्रीज इन्वायरमेंट एंड टूरिज्म उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आएगी उन सभी पे वो अच्छे से काम कर पाए। सो इसीलिए वो क्या है, सारी चीजें जो जितना भी फंड है वो क्या हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट हो। सो यहाँ पे सेम, इक्विटेबल, इक्वल और प्रोपोर्शनेट ये नहीं आएगा। सो आवर फर्स्ट आंसर इज
रिप्रेजेंटेटिव कमेटी। सेकंड आंसर इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ये हमारी क्या है कोलोकेशन भी है। और थर्ड आंसर इज टू मैनेज फंड्स, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एंड लास्ट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। Of the more than 1000 bat species worldwide, कितने 1000 bat species worldwide है, 22 are dash to North America। नॉर्थ अमेरिका का पर्टिकुलरली नाम दिया, तो पर्टिकुलरली 22 क्या है, लोकल है, नेशनल है, नेटिव है, रेजिडेंशियल। नेटिव मीन्स कि जो नॉर्थ अमेरिका में ही है, नॉर्थ अमेरिका में ही 22 टाइप्स ऑफ बैट स्पीसीज हैं। सो यहाँ पे लोकल, नेशनल और रेजिडेंशियल नहीं आएगा, वो इलिमिनेट हो जाएगा। 22 आर नेटिव, नेटिव मीन्स कि जो नॉर्थ अमेरिका में ही है। एंड वाइल देर आर नो पोलिनेटर बैट्स इन आर एरिया, कि अगर जबकि हमारे एरिया में कोई पोलिनेटर बैट्स नहीं है, गार्डनर्स शुड डैश, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, जितने भी आपके मोडाल्स होते हैं, तो हमेशा मोडाल के बाद क्या आता है, यहाँ पे क्या है, शुड दिया हुआ है। गार्डनर शुड, शुड के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड डैश दोज दैट, शुड डैश, टू शुड स्पोज, चैंपियन, ब्रेड और फाइट। क्या आएगा, नो पोलिनेटेड बैट्स इन आवर एरिया, गार्डनर शुड champion those that do live here because they are insectivorous, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो बैट्स insectivorous मीन्स कि जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो वहां पे क्या हो गए, वो चैंपियन हो गए। क्लियर, दीज बैट्स डैश मोथ्स, अब मोथ क्या है, बीटल क्या है, मॉस्किटो क्या है, ये सारे क्या है, इंसेक्ट्स हैं, ये सभी क्या है, मोथ्स, बीटल्स और मॉस्किटोस, ये सभी क्या इंसेक्ट्स है। सो क्या करेंगे वो, स्पेंड, प्रोवाइड, डिप्लीट, नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, कंज्यूम मोथ्स, बीटल्स एंड मॉस्किटोस, कि जो दीज बैट्स, जो ये बैट्स है वो इंसेक्टोवरस है, इंसेक्टोवरस है तो इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो किसको कंज्यूम करते हैं, मोथ्स, बीटल्स और मॉस्किटोस। एंड कैन ईट अप टू 500 मॉस्किटो साइज्ड इंसेक्ट्स पर आवर, और हर एक घंटे में 500 मॉस्किटो साइज के इंसेक्ट्स खा लेते हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट गार्डन, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट गार्डन्स एंड क्रॉप्स, साथ के साथ क्या करते हैं, दे ऑल्सो, साथ में गार्डन्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं और क्रॉप्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं, फ्रॉम सच डैश, सच स्पीसीज, इंसेक्टोवरस, इंसेक्ट्स की बात है, स्पीसीज, ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स, तो यहाँ पे क्या गया, पेस्ट्स, पेस्ट्स हम बोलते हैं जो पेस्टिसाइड जिन चीजों के लिए यूज किया जाता है। सो सच पेस्ट्स एज, नाम भी दिया हुआ आगे, कुकुम्बर, बीटल, कटवर्म्स एंड leaf hoppers. So our first answer is native, second answer is champion, third answer is consume, and last answer is bats. Clear? Our next question is about pidgins. Pidgins are languages that are born after contact between at least two languages. पिडगिन कौन सी लैंग्वेज होती है, जो दो लैंग्वेजेस के कॉन्टेक्ट से बनकर तीसरी लैंग्वेज बन जाती है। मान लीजिए कोई पंजाबी बोलता है और इंग्लिश बोलता है, तो इंग्लिश और पंजाबी के बीच में से कोई तीसरी लैंग्वेज जब निकल कर आती है, उसको हम बोलते हैं पिडगिन्स। एज मैनी पिडगिन्स डेवलप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्पायर एंड इंटरनेशनल ट्रेड्स, कहते हैं बहुत सारी पिडगिन्स, पिडगिन्स मीन्स कि जो दो लैंग्वेज से कोई तीसरी लैंग्वेज जो बनती है, डेवलप हुई है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्पायर एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल की जब पूरी दुनिया में व्यापार आपस में होने लगा है, तो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से भी पिडगिन बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई है। वन ऑफ द लैंग्वेज पेरेंट्स वाज फ्रीक्वेंटली अ यूरोपियन लैंग्वेज, जो कहते हैं एक पेरेंट लैंग्वेज है, जैसे हम बात कर सकते हैं यूरोपियन लैंग्वेज है, एज अ फ्रेंच और इंग्लिश, वो फ्रेंच भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है। And the other language parent was the language of the people with whom the Europeans were dash, कहते पहली तो वो लैंग्वेज है जो यूरोपियन की खुद की लैंग्वेज है, चाहे वो फ्रेंच है चाहे वो इंग्लिश है। दूसरी वो लैंग्वेज है जिसमें यूरोपियंस क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रेडिंग करेंगे। सो आवर फर्स्ट आंसर इज ट्रेडिंग, क्योंकि इसमें क्या है, ट्रेड की बात है। तो ये हमारे स्पीकिंग, टॉकिंग, कनेक्टिंग, ये वाले आंसर्स नहीं आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्या बात चल रही है, यहाँ पे ट्रेड की बात चल रही है। यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रेड की। क्लियर, तो ट्रेड में यूरोपियंस किसकी बात, यूरोपियन इंग्लिश यूज करते हैं या फिर वो फ्रेंच यूज करते हैं, और
उसके बाद जो है वो सेकेंड लैंग्वेज कहाँ से आती है, जिनके साथ यूरोपियंस ट्रेड करते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया, ट्रेडिंग। और whom they were colonizing, या फिर जिसके साथ वो कॉलोनाइज हो गए हैं। मीन्स कि जैसे कहीं पर भी उनकी कॉलोनी है, कहीं पर भी उनकी कहीं पे भी डोमिनेशन है, तो वहां पर भी वो जो लैंग्वेजेस वहां पे लोकल बोली जाती हैं, तो वो लैंग्वेजेस भी वो अपनी लैंग्वेज में ऐड ऑन कर लेते हैं। यूजुअली वन ऑफ द लैंग्वेजेस प्रोवाइड द मेजोरिटी ऑफ डैश आइटम्स। अब हमें क्या चेक करना है, इसके जो ऑप्शन है वो ग्रामर दिया हुआ है, ग्रामर है, वोकैबुलरी है, नॉलेज एंड वर्ब्स है। तो इट मीन्स मेजोरिटी ऑफ क्या होगा, डैश आइटम्स। आगे हम थोड़ा सा रीड करते हैं उसको, मे भी हो सकता है हमें कोई क्लू मिल जाए। नेक्स्ट, एंड द अदर प्रोवाइडेड द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। कहते हैं एक तो उसको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और दूसरी क्या प्रोवाइड करती है, ग्रामर। ऑलरेडी है यहाँ पे तो ग्रामर वर्ड नहीं आएगा, वोकैबुलरी हो सकता है। सो आंसर इज मेजोरिटी ऑफ वोकैबुलरी आइटम्स। एक लैंग्वेज क्या करती है, वोकैबुलरी प्रोवाइड करती है, और दूसरी क्या प्रोवाइड करती है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। When pidgins became learned as a mother tongue, जब पिडगिन्स को एज अ मदर टंग रीड किया जाता है, दे बिकम डैश एज, आपकी नोन एज कोलोकेशन होता है, क्लियर। सो नोन एज केरलस। जब हम उसको एज अ मदर टंग उसको रीड करते हैं तो क्या होता है, वो केरलस उसको कहा जाता है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस पिडगिन्स। कहते जो ऑथर है जिन्होंने ये पैसेज लिखा, वो कहते हैं मैं इसको डिस्कस में रीड करने नहीं जा रहा हूँ। एंड केरलस एंड कॉन्टेक्ट लैंग्वेजेस, कहते हैं ना यहाँ पे केरलस की बात करेंगे, ना ज्यादा पिडगिन्स की बात करेंगे, ना ही कॉन्टेक्ट लैंग्वेजेस की। एज सच इन दिस बुक इन एनी डेप्थ, कहते ये इस बुक में जो डेप्थ में है नहीं बताया जाएगा, क्लियर। सो मेन टॉपिक हमारा क्या है, पिडगिन्स के बारे में। पिडगिन्स कौन सी लैंग्वेजेस होती है, जो दो लैंग्वेजेस के कॉन्टेक्ट से आती हैं। एक क्या होती है, एक इसमें कहा गया है कि जो यूरोपियंस की खुद की लैंग्वेज है, चाहे वो फ्रेंच है चाहे वो इंग्लिश है, और दूसरी लैंग्वेज वो होती है जिसके साथ वो ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं, या फिर कॉलोनाइज होते हैं। थर्ड है कि एक का क्या होता है, वोकैबुलरी आइटम्स होती है, और दूसरे का क्या है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है। देन कहते हैं जो मदर टंग से हम उसको लर्न करते हैं वो क्या होता है, उसको हम नोन एज केरलस, और इस बुक में वो चीजें डेप्थ में नहीं है। The birds in the study current biology were Central European dash a common kind of warbler। कहते द बर्ड्स इन दिस स्टडी, कहते जो बर्ड्स है करंट बायोलॉजी में, बर्ड्स के बारे में है ये आपका टॉपिक। कहते द बर्ड्स इन दिस स्टडी करंट बायोलॉजी वर सेंट्रल यूरोपियन डैश, सेंट्रल यूरोपियन फॉक्स फ्लैक्स चैट्स। यहाँ पे आंसर आएगा आपका ब्लैक कैप्स, और ब्लैक का क्या आएगा, बी कैपिटल आएगा, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे स्मॉल में हो गया है। सो यूरोपियन ब्लैक कैप्स ये जगह का नाम है, सेंट्रल यूरोपियन ब्लैक कैप्स अ कॉमन काइंड ऑफ warbler as in spring the breed in southern Germany and when winter comes, कहते जब winters आती हैं they sorry I forgot the line, when the winter comes they all fly south to the Mediterranean। वो साउथ से क्या है, मेडिटेरियन की तरफ फ्लाई करते हैं, एट लीस्ट दे यूज टू, कि जैसे वो स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। इन 1960s फोक्स इन ब्रिटेन, जो ब्रिटेन के लोग हैं, स्टार्टेड पुटिंग आउट सीड इन विंटर। उन्होंने क्या किया, विंटर में सीड्स डालना स्टार्ट किया। एंड द ब्लैक कैप स्प्लिट इनटू टू डैश ग्रुप्स, टू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, बीट, डिस्कनेक्ट एंड स्प्लिट। टू डिस्टिंक्ट ग्रुप, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग, टू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, वन गोज टू स्पेन, उसमें से एक ग्रुप कहाँ गया, स्पेन में गया। टू नोश ऑन फ्रूट्स एंड ओलिव्स, जो फ्रूट्स और ओलिव्स के ऊपर रिलाई करता था। On the other had snow to take advantage of the easy speaking pickings, और दूसरा जो क्या है वो नॉर्थ की तरफ गया। क्लियर, द टू डैश, तो वहां की जो दोनों क्या थी, एलिवेटर्स की कोई बात नहीं है, ब्रीकर्स नो, कॉन्ट्राडिक्शंस नो, पॉपुलेशंस की जो दोनों पॉपुलेशंस थी जो डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट लोकेशंस पे गई थी, मे इवन बी स्प्लिटिंग इनटू टू स्पीसीज, तो वो स्प्लिट होगी डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ स्पीसीज में, उनके जो फीचर्स है, उनके जो अनाटमी है वो डिफरेंट हो गई है। द ब्लैक कैप्स दैट विंटर इन इंग्लैंड, कहते जब ब्लैक कैप्स विंटर इन इंग्लैंड, जब इंटर में इंग्लैंड में थी विंटर में, टेंड टू मेट विद ईच अदर व्हेन दे रिटर्न टू जर्मनी, जब वो जर्मनी आए, सो दे आर डैश टू लुक डिफरेंट, दे आर
स्टार्टिंग टू लुक डिफरेंट, वो डिफरेंट लगने लगे फ्रॉम द बर्ड्स दैट गो साउथ, जो बर्ड्स साउथ में गए थे उनसे वो डिफरेंट दिखाई देने लगे। देयर बीक्स आर लॉन्गर, जो उनकी बीक्स थी वो क्या थी, लॉन्गर थी। एंड डैश फ्रेश वाटर, शेड्यूलर, स्प्लीरोवर and narrower. So longer and narrower, less suited to sipping on Spanish olives. जो वो olives और fruit के ऊपर रिलाई कर रहे थे, जो स्पेन में गए थे जो birds, तो वो shipping on Spanish olives को सूट नहीं कर रही थी। So our first answer is European black caps. Second answer is distinct. Third answer is populations. Fourth answer is starting, and last answer is narrower. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कीवी के बारे में। A Messi ecologist has teamed up with a leading wildlife photographer to produce the definitive book on New Zealand's national bird. कहते हैं Messi ecologist, जो एक Messi ecologist है, has teamed up, जो टीम अप हुए हैं एक leading wildlife photographer के साथ, to produce the definitive book. उनको एक definitive book बनानी थी न्यूजीलैंड के नेशनल बर्ड के बारे में, जिसका नाम क्या है, द कीवी। कीवी अ नेशनल हिस्ट्री वाज रिटन बाय डॉक्टर इस्बाइल कास्ट्रो। जो कीवी है उसकी जो नेचुरल हिस्ट्री है, नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है, इस्बाइल कास्ट्रो ने लिखी है। एंड डैश फोटोग्राफ्स बाय रोड मॉरिस। सो फोटोग्राफ्स को क्या किया है, फीचरिंग, फीचर्ड, फीचर्स, फीचर्ड, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है, टीम्ड अप, हैज टीम्ड अप, और यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, इसमें वॉज रिटन, यहाँ पे क्या आया वो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ इसको एंड से कनेक्ट किया हुआ है, तो इट मीन्स यहाँ एंड से कनेक्ट किया तो इट मीन्स सेम आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, फीचर्ड, ईडी वाली फॉर्म आ गई। बाय द रोड मॉरिस, जिसको रोड मॉरिस ने क्या किया था, फीचर किया था। डॉक्टर कास्ट्रो हैज बीन वर्किंग विद कीवी, कीवी के साथ कब से काम कर रहे हैं, डैश 1999, विद इन, नो, थ्रो, नो, अंटिल, नो, इट मीन्स सिंस। तो हम क्या है, डेट से पहले क्या वर्ड यूज करते हैं, सिंस और फॉर, तो यहाँ पे हमारे पास सिंस है, सिंस 1999, विद अ फोकस ऑन देयर बिहेवियर, उनके बिहेवियर को फोकस करने के लिए डॉक्टर कास्ट्रो कब से काम कर रहे हैं, वहाँ पे 1999 से काम कर रहे हैं। आई हैव स्पेसिफिकली बीन लुकिंग एट द सेंस ऑफ स्मेल, कहते हैं वो स्पेसिफिक किस चीज पे ध्यान दे रहे हैं, सेंस ऑफ स्मेल पे, दैट कीवी यूजेस व्हेन फॉरेजिंग, जब वो फॉरेजिंग करते हैं तो वो कौन सी सेंस ऑफ स्मेल यूज करते हैं, बट डैश इन देयर इंटरेक्शंस, बट कीवी जब सेंस ऑफ स्मेल को यूज कर रहे हैं स्पेसिफिक, बट ऑल्सो, और साथ में कब उनको जैसे फोकस कर रहे हैं उनके बिहेवियर पे, व्हेन देयर इंटरेक्शंस विद देयर एनवायरनमेंट, जब कीवी अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करती है तब भी उसको फोकस किया जा रहा है। एंड अदर कीवी, और जब दूसरे कीवी से वो इंटरेक्शन कर रही है तब भी उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो स्पेसिफिकली चेकआउट कर रहे हैं उनके बिहेवियर को। सी सेज द बुक कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कीवी, जो ये बुक है सारे एस्पेक्ट्स कीवी के कवर कर रही है। फ्रॉम देयर एवोल्यूशन, कि वो उनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, प्री हिस्ट्री, एंड क्लोजेस्ट रिलेटिव्स, और उनके क्लोजेस्ट रिलेटिव्स कौन कौन से जो बर्ड्स हैं वो है, टू देयर फीडिंग एंड ब्रीडिंग बिहेवियर, जो उनके फीडिंग और ब्रीडिंग बिहेवियर को चेकआउट करते हैं, चेंज करते हैं, या फिर उसमें एक रोल प्ले करते हैं। एंड करंट कंजर्वेशन इश्यूज डैश दिस द परफेक्ट इंट्रोडक्शन, कहते जो ये जो बुक है वो सारे एस्पेक्ट कवर कर रही है, एवोल्यूशन, प्री हिस्ट्री, क्लोजेस्ट रिलेटिव्स, टू देयर फीडिंग एंड ब्रीडिंग बिहेवियर, एंड करंट कंजर्वेशन इश्यूज डैश मेकिंग दिस परफेक्ट इंट्रोडक्शन फॉर एनीवन, परफेक्ट इंट्रोडक्शन बनाती है एनीवन, उन लोगों के लिए विद एन इंटरेस्ट इन दिस फैसिनेटिंग बर्ड्स, जिनका इन फैसिनेटिंग बर्ड्स में इंटरेस्ट है, उनके लिए ये परफेक्ट इंट्रोडक्शन है। द बुक इज द सेकंड टाइटल, बुक का जो सेकंड टाइटल क्या है, इन अ न्यू डैश, इन अ न्यू सीरीज, ये भी आपका क्या होता है, कोलोकेशन होती है, इन अ न्यू सीरीज। जब भी हम रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पैसेज को एक बार थोड़ा सा तेज इसे पढ़ लेना चाहिए। Messi ecologist has been teamed up with a leading wildlife photographer to produce the definitive book on New Zealand's national bird, the kiwi. The kiwi, a natural history, was written by Dr. Isabel Castro and dash photographed by Rod Morris.
Dr. Castro has been working with kiwi since 1999 with a focus on their behavior. I have specifically been looking at the sense of smell and kiwi uses the foraging, but does in their interactions with their environment and other kiwi species. The book covers all aspects of kiwi from their evolution, prehistory and closest relatives to the feeding and breeding behavior and current evolution conservation issues. Dash is the perfect introduction for anyone with an interest in these fascinating birds. This book is the second title in a dash on New Zealand's wildlife targeting at the family readership. जब मैं इसको रीड कर रही थी तो रीड करते करते मैंने सेकंड जो आंसर है सिंस 1999 वो फ्लो में वैसे ही निकल गया था जब मैं रीड कर रही थी. इट मीन्स मैंने वहाँ पे उस टाइम तक तो जैसे ऑप्शंस भी चेक नहीं किए थे. तो क्या होता है कि जब हम उसको एक स्पीड अप करके पढ़ते हैं थोड़ा सा तो हो सकता है कई बार हमारे जो आउट ऑफ 5 जो हमारे ऑप्शंस होते हैं उसमें से 2-3 हमारे वैसे ही कवर अप हो जाते हैं क्योंकि हो सकता है वो रीडिंग हमने कभी ना कभी की हो या फिर पहले प्रीवियस स्टडी से कभी ना कभी वो कोलोकेशन रीड की हो या फिर वो पढ़ते हुए वैसे ही हमारे माइंड से वर्ड निकल गया और हमारा मैच भी कर रहा है तो इट मीन्स वो हमारा 100% सही जाएगा. तो इट मीन्स जब भी हम रीडिंग करते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम किए बिना हमें क्या करना है कि हमें रीडिंग को ध्यान से कि चेक करना है कि हम किस चीज़ के बारे में चेक कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में हम आंसर्स दे रहे हैं. तो आंसर देते हुए हमें एक ही क्वेश्चन पे एक ही ऑप्शन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. अगर हमारा कोई भी ऑप्शन गलत होता है तो हमें उसको क्या करना है, हम उसको छोड़ सकते हैं और बाद में जब हमारे दूसरे ऑप्शन हो जाएंगे उसके बाद में हम उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम तक हमें पैसे समझ में आ जाता है कि वो किस चीज़ के बारे में. ठीक है, यू कैन ट्राई ऑल दीज क्वेश्चन एंड ऑल्सो यू कैन ट्राई ऑल दीज क्वेश्चन विथ डिफरेंट साइड्स क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से उनको ड्रैग नहीं करेंगे वो क्लैरिटी नहीं आएगी और फाइनल एग्जाम में भी आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि आप अगर कोई भी साइट वहाँ पे लेते हैं और किसी भी साइट से आप प्रैक्टिस करते हैं. थैंक यू. Like, share and subscribe the channel for upcoming videos and also press the bell icon for notifications.